Yeah, very good evening, students. So, on behalf of Subhash Chandra Academy, I welcome you on this YouTube channel that is SCA Smart Education. And I hope, students, you and your family members are good at your homes. Today, we are going to start the next part of the chapter, The Making of a Science. Let's start the lines. For his 8th grade project, a bride tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. यानी 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट में एब्राइट का ये प्रोजेक्ट था कि हर साल क्यों मोनार्क कैटरपिलर्स एक वायरल डिजीज से मर जाती हैं, यानी कौन से वायरल डिजीज से मोनार्क कैटरपिलर्स हर साल लगभग मर जाती हैं। जैसा कि कैटरपिलर्स आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया गया है कि बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेप्स इन देयर लाइफ सर्किल, इन देयर सर्किल ऑफ लाइफ. फर्स्ट इज द बटरफ्लाइज lay eggs. After that, this egg changes into caterpillar, and caterpillar changes into pupa, and pupa changes into a adult butterfly. इस तरह से एक बटरफ्लाई का लाइफ सर्कल पूरा होता है. तो इन लाइनों में यही दिखाया गया है कि रिचर्ड एब्राइट जब 8वीं कक्षा में थे तो उनका प्रोजेक्ट था कि क्यों हर साल लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स एक वायरल डिजीज से मर जाती हैं. एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. एब्राइट का विचार था कि ये बीमारी एक इंसेक्ट बीटल की वजह से होती है. बीटल एक प्रकार का इंसेक्ट है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उन्होंने बीटल्स के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को पाला. अपने बेसमेंट या अपने लेबोरेटरी में उन्होंने उसको पाला. I did not get any real result. उन्हें कुछ रियल रिजल्ट्स नहीं मिले. He said but I went ahead and showed that. लेकिन मैं इस तरह से आगे बढ़ता गया और मैंने दिखाया कि I had tried the experiment, कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया. This time I won. इस बार मैं जीत गया. The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अगले साल साइंस फेयर में उनका प्रोजेक्ट था इस बात को टेस्ट करना कि जो थ्योरी दी गई थी कि वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं. तो ये एक थ्योरी थी और इसी थ्योरी को टेस्ट करने का जो प्रोजेक्ट था अगले साइंस फेयर में वो रिचर्ड एब्राइट के लिए था. द थ्योरी वाज द वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. थ्योरी ये थी कि वायसराय मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखाई देती थी क्योंकि द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क्स. थ्योरी ये थी कि वायसराय मोनार्क्स की तरह दिखाई देती थी या मोनार्क की तरह दिखने का प्रयास करती थी क्योंकि मोनार्क का टेस्ट पक्षियों को अच्छा नहीं लगता था. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. और दूसरी तरफ वायसराय बटरफ्लाइज पक्षियों को खाने में अच्छी लगती थी. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. इसलिए अगर वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं तो वो कम से कम पक्षियों का डिनर बनेंगी, यानी कम से कम वायसराय बटरफ्लाइज ही पक्षियों का डिनर बन पाएंगी. यानी स्टोरी ये है कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनका टेस्ट खाने में अच्छा नहीं लगता है. जो पक्षी हैं वो केवल वायसराय बटरफ्लाइज को खाते हैं. तो वायसराय बटरफ्लाइज बड़ी चिंता में पड़ गई कि कैसे हम लोग अपने आप को बचाएं. तो उन्होंने देखा कि मोनार्क बटरफ्लाइज को पक्षी नहीं खाते हैं तो वो लोग मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखने का नाटक करने लगी, उसको कॉपी करने लगी. तो वही इसमें दिखाया गया है
A bright project was to see whether in fact birds would eat monarchs. A bright का प्रोजेक्ट था ये देखना कि क्या बर्ड्स मोनार्क्स को खाती हैं या नहीं. He found that a starling would not eat ordinary birds food. उन्होंने देखा कि एक स्टार्टलिंग पक्षी जिसे मैना कहते हैं वो साधारण पक्षियों की तरह भोजन नहीं करते थे. It would eat all the monarchs it could get. यानी वो केवल मोनार्क बटरफ्लाइज को ही खाते थे. A Bright said later research by other A Bright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarchs. और ए ब्राइट ने अपने रिसर्च में यानी ए ब्राइट सेड लैटर रिसर्च बाय अदर पीपुल शोड दैट वायसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स. यानी जो ए ब्राइट ने कहा था जो थ्योरी पहले से थी और उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने ये बताया कि वायसराय बटरफ्लाइज प्रोबेबली मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीजन में यानी जूलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्लेस्ड किया गया, दिखाया गया. इसके बाद काउंटी साइंस फेयर यानी क्षेत्रीय विज्ञान मेले में इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. अब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ऊपर की बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई है और नीचे की जो बटरफ्लाई है वो वायसराय बटरफ्लाई है. दोनों में देखने में डिफरेंस यही है कि उनके दोनों के पंख अलग अलग हैं. मोनार्क बटरफ्लाइज की पंख थोड़ी चौड़ी हैं और लगभग दो ही तरह की उसके पंख हैं, यानी दो साइड्स में उसके पंख हैं. और जबकि वायसराय बटरफ्लाइज के पंख दो हैं लेकिन एक तरफ के दो पंखों के दो भाग हैं. यानी एक तरफ के पंख में दो भाग हैं और दूसरे तरफ के पंख में दो भाग हैं. और जब दोनों ही अपने पंख सिकोड़ लेती हैं, स्थिर कर लेती हैं, तो दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है. अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. In his second year in high school, Richard A. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. In his second year in high school, यानी हाई स्कूल के अपने सेकेंड ईयर में रिचर्ड ए ब्राइट ने अपना रिसर्च शुरू किया that led to his discovery of an unknown insect hormone. और वो जो उनकी डिस्कवरी थी वो एक इंसेक्ट के अननोन हार्मोन्स के बारे में थी. इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. और इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो ये उनकी जो खोज थी, ये उनकी जो थ्योरी थी वो सेल्स की नई लाइफ पर थी. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on monarch pupa? यानी वो प्रश्न जिसका वो आंसर देने का प्रयास करते थे वो बहुत सिंपल था. What is the purpose of 12 tiny gold spots? यानी मोनार्क प्यूपास के जो मोनार्क प्यूपास थे उनके ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते थे. तो ये क्यों थे? यही पर्पज उनको मिला था. एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वेयर जस्ट ऑर्नामेंटल. हर कोई यही कल्पना करता था, यही मानता था कि वो जो स्पॉट्स थे वो केवल एक तरह से उसके आभूषण थे, यानी
उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए वो था। एब्राइट सेड, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। एब्राइट कहा करते थे, यानी एब्राइट कहा करते थे कि हर कोई यही मानता है कि प्यूपास के ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो केवल उनके ऑर्नामेंटल्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट इसमें विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development। यानी इसका आंसर प्राप्त करने के लिए एब्राइट और दूसरे एक्सीलेंट साइंटिस्टों ने, एक्सीलेंट साइंस के स्टूडेंट्स ने एक प्रकार का ऐसा डिवाइस बनाया जिससे पता लगाया जाए कि वो जो स्पॉट्स थे वो एक प्रकार का बहुत ही नेसेसरी हार्मोन निकालते थे जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था, फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को काउंटी फेयर में पहला स्थान मिला एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उन्हें इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में इससे एंट्री मिल गई। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ सुभाष चंद्र अकेडमी आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग प्रमोशन इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 6 from your book Footprints Without Feet, that is your supplementary book. The chapter's name is The Making of a Scientist. The scientist's name is Richard A. Bright. Richard A. Bright has received the Searle Scholar Award and Searching Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. यानी रिचर्ड ब्राइट सर्ले स्कॉलर अवार्ड और सर्चिंग अवार्ड, शेहरिंग प्लाउ अवार्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए प्राप्त किए। इट वॉज द फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। वो बटरफ्लाइज के प्रति काफ़ी फैसिनेट थे और इसी से वो साइंस जगत में प्रवेश किए। चैप्टर शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 22, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। यानी 22 साल की अवस्था में भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब स्कूलों में या कॉलेजेस में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो स्काउट कहा जाता है। जैसे एनसीसी का ग्रुप होता है उसी तरह स्काउट्स का एक ग्रुप होता है। तो रिचर्ड एब्राइट को स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया और वो स्काउट ऑफ द ईयर अपने समय में थे। तो 22 साल के भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने अपने न्यू थियरी से कि सेल्स कैसे काम करते हैं विज्ञान जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट हैड and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। रिचर्ड एच एब्राइट ने अपने कॉलेज रूममेट के साथ एक आर्टिकल में प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में अपने थ्योरी को छपवाया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college students। ऐसा पहला अवसर था जब एक महत्वपूर्ण साइंस की पत्रिका में किसी कॉलेज स्टूडेंट की वर्क को पब्लिश किया गया था। In sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat।
यानी दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, यानी ये एक बड़ी उपलब्धि थी 15 साल की अवस्था में जब आप बेसबॉल में होम रन लेते हैं। बेसबॉल में होम रन का मतलब है कि बेसबॉल में हाईएस्ट 6 रन्स मारने। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. यानी रिचर्ड एम्ब्राइट को साइंस और अन्य फील्ड्स में काम करने का बड़ा शौक था, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारा काम उनका बटरफ्लाइज के साथ शुरू हुआ। एंड ओनली चाइल्ड एम्ब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, इकलौते चाइल्ड एब्राइट अमेरिका के नॉर्थ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई करते हुए बड़े हुए। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, जैसा कि वो कहते थे कि वहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, मैं किसी भी टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, यानी चीज़ों को इकट्ठा मैं कर सकता था। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. So he did. उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो किंडरगार्टन यानी नर्सरी कक्षाओं में थे, तो एम्ब्राइट ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया जो उनकी सारी एक्टिविटीज को मार्क करती थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस, उन्होंने रॉक्स, फॉसिल्स यानी डेड डेड लिविंग्स अंडर द अर्थ, उनको फॉसिल्स कहते हैं, यानी उन्होंने फॉसिल्स, रॉक्स और क्वाइंस इकट्ठा किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग एट नाइट, वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर यानी एक खगोलवेत्ता भी थे, यानी बन गए, और वो कभी कभी रात को तारों को देखते रहते थे। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्पेस। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind, यानी उनके अंदर एक ब्राइट माइंड होने के साथ साथ एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी भी थी। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब एक बेहतरीन जिज्ञासा भी थी, किसी काम को करने की बेहतरीन इच्छा थी। ही आल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिम हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी एक माँ थी जो हमेशा उनको उनके पढ़ाई में उनका इनकरेजमेंट करती थी, यानी उनका उत्साह बढ़ाती थी। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipments, and helped him in many other ways. उनकी माँ उन्हें ट्रिप्स पर ले जाया करती थी और उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग मटीरियल्स का मतलब ये जो कैमराज हैं, जो माइक्रोस्कोप्स हैं और टेलीस्कोप्स हैं, इन सब चीज़ों को जिस चीज़ पर रख कर देखा जाता है उनको हम माउंटिंग मटेरियल्स कहते हैं। माउंटिंग मटेरियल्स जैसे कि अभी जूम ऐप पर क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, तो मोबाइल्स को रखने के लिए एक माउंटिंग मटेरियल होता है जिस पर मोबाइल को रख कर रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो उनकी मदर उनको माउंटिंग मटेरियल्स भी लाकर देती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज, और उनको अन्य चीज़ें यानी अन्य इक्विपमेंट्स यानी डिवाइसेस भी ले आकर देती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल,
यानी मैं ही केवल उनका एक साथी था जब तक कि मैं स्कूल शुरू नहीं कर दिया। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहा करती थी, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, यानी उसके बाद उनके लिए वो दोस्त भी घर पे लाने लगी। बट ऑल नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में हम लोग चीज़ों को एक साथ किया करते थे। रिची वॉज माई ओल्ड लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, यानी जब रिची थर्ड ग्रेड में थे तो उनकी फादर की डेथ हो चुकी थी और रिची ही मेरा सब कुछ थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table, यानी रिचर्ड की माँ और रिचर्ड हमेशा शाम को एक साथ खाने के टेबल पर होते थे। If he did not have things to do, I found work for him. यदि रिचर्ड के पास काम करने को कुछ नहीं होता था तो मैं उससे कुछ दूसरे काम लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, मैं उनसे कोई फिजिकल वर्क नहीं लेती थी, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन मैं चीज़ों को उनको याद कराती थी। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, यानी उसे ये सब चीज़ें पसंद थी और वो इसको चाहते और वो सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और वो पढ़ते ही चले गए। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो स्कूलों में टॉप ग्रेड प्राप्त करते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, रोज की तरह ही, यानी ऑन एवरी डे थिंग, यानी रोज होने वाली चीजों में वो अदर किड्स की तरह थे। हिज मदर सेड, उनकी माँ कहती थी, बाय द टाइम ही वॉज इन द स्कूल इन सेकेंड ग्रेड, यानी दूसरे कक्षा में जाने तक, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, ए ब्राइट ने पूरे 25 प्रकार की बटरफ्लाइज को इकट्ठा कर लिया था जो उनके होम टाउन के आसपास थी। वो 25 तरह की बटरफ्लाई जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो नीचे हैं। जैसे ग्रास ओपर विंग्ड बटरफ्लाइज, स्नाउट बटरफ्लाई, वुड निम्फ एंड सातियर्स, मोनाक्स, व्हाइट एंड सल्फर्स, ब्रश फूटेड बटरफ्लाइज, यानी कुल नियर अबाउट 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज वो इकट्ठा किए। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, यानी सेकेंड ग्रेड के बाद संभवतया उनके बटरफ्लाई कलेक्शन का काम लगभग खत्म हो गया या रुक गया। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रेंस बुक एंड कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक्स एक्स, लेकिन तब तक मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की किताब लाई जो मोनार्क बटरफ्लाइज के ट्रेवल्स के बारे में था। दैट बुक विच डिड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, उस किताब में ये दिया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका की तरफ रहने चली गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इसी किताब में रिचर्ड एब्राइट के लिए एक साइंस का वर्ड खोल दिया। अभी थोड़ा हेडअप दिख रहा है स्टूडेंट्स, अभी इसमें देखते हैं हम लोग। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. एंड ऑफ द बुक, रीडर्स को ये इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में अध्ययन करें। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब चेंजिंग द प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह जब रहने जाते हैं तो उसको माइग्रेशंस कहते हैं।
They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart. उन सभी लोगों को बटरफ्लाइज पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक ए रुखार्ट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हेड थे कनाडा में, उन लोगों को बटरफ्लाइज पर टैग करने का काम दिया गया था. A bride's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon a bride was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. यानी ए ब्राइड की मदर ने डॉक्टर अर्खाट को लिखा और सुन ही ए ब्राइड को तितलियों के विंग्स पर, यानी मोनार्क तितलियों के विंग्स पर एक प्रकार का चिपचिपा टैग्स लगाने का काम दिया गया. एडहेसिव का मतलब होता है स्टिकी, यानी चिपचिपा. सो दैट कि अगर कोई टैग्ड बटरफ्लाइज देखता था तो उसे डॉक्टर अर्खाट को दिया जाता था. इसका मतलब जो डॉक्टर अर्खाट थे, अर्खाट या अर्खाट, यूकार्ड भी कहते हैं कहीं कहीं, तो यूकार्ड को दिया गया. यूकार्ड जो थे वो मोनार्क बटरफ्लाइज पर रिसर्च कर रहे थे और वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में हेड थे. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. बटरफ्लाइज के कलेक्टिंग का काम गर्मियों के मौसम में लास्ट में किया जाता था, लास्ट के 6 वीक्स में किया जाता था. If you were going to chase them one by one, you would not catch very many. यदि आप एक एक करके बटरफ्लाइज को पकड़ने जाएंगे तो आप ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर बटरफ्लाइज वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. इसलिए अगला स्टेप ब्राइड के लिए था कि वो बटरफ्लाइज को अपने यहाँ पालते. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क. उन्होंने एक मोनार्क बटरफ्लाई पकड़ा. टेक हर एग्स, उनके एग्स को लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू दियर लाइफ सर्किल. और उसे अपने बेसमेंट में पाला. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, यानी एग से वो कैटरपिलर हुई, फिर प्यूपा हुई, इसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई हुई. यानी इट इज द लाइफ सर्किल ऑफ अ बटरफ्लाई. फर्स्ट देयर इज egg, after that caterpillar, after that pupa, and then adult butterfly. Then he would tag the butterflies wings and let them go. फिर वो बटरफ्लाइज के विंग्स पर टैग लगाते थे और उन्हें जाने देते थे. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कई सालों तक उनका बेसमेंट मोनार्क बटरफ्लाइज के रहने का जगह था और उनके विकास करने का जगह था. ये यहाँ पर ग्राफ है जो 6 वीक्स में बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया गया था. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback. धीरे धीरे मैंने बटरफ्लाइज को टैग करना छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत थकाने वाला काम था. टीडियस का मतलब टायरी, यानी थकाने वाला काम था और इससे ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था. ब्राइड सेड, ब्राइड ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट. मैं पूरे समय यही करता रहता था. ही लाफ्ड, वो हंसते भी थे. ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड. केवल 2 बटरफ्लाइज मुझे मिला जिस पर मैंने टैग किया हुआ था. यानी मैंने तो बहुत सी बटरफ्लाइज को टैग किया था लेकिन केवल 2 ही बटरफ्लाइज मुझे मिली. एंड दे वेयर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और जहां मैं रहता था वो सभी उससे 75 मील की दूरी पर मिली. अगले पेज पर चलते हैं. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. जब वो क्लास 7 में थे तो उन्हें रियल साइंस का पता चला जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किए. काउंटी का मतलब रीजनल, यानी स्थानीय एक वैज्ञानिक मेले में वो
पार्टिसिपेट किए एंड लॉस्ट, और वो उसमें हार गए, यानी उसमें वो कोई भी प्राइज नहीं प्राप्त कर गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। यह वास्तव में काफ़ी दुखद फीलिंग थी, जहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ पाए थे, लेकिन रिचर्ड एब्राइट कुछ भी नहीं पाए थे। एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक्स टिश्यूज, यानी उनकी एंट्री इस साइंस फेयर में फ्रॉक के स्किन के टिश्यूज को स्लाइड पर लगाकर दिखाया गया था। उसी से इनकी एंट्री हुई थी, यानी उन्होंने फ्रॉक के जो स्किन्स होते हैं उसके टिश्यूज को लेकर उसे स्लाइड पर सेट किया था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप पर दिखाया। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने महसूस किया कि जो विनर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को रियलिटी में दिखाया, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने साधारण रूप से कोई साफ सुथरा डिस्प्ले नहीं किया था, यानी उन्होंने केवल किसी चीज़ को दिखाया नहीं था, बल्कि करके दिखाया था। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, और पहले से ही रिचर्ड एब्राइट के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने कहा कि अगले साल फेयर में, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे रियल एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क। वो विषय जिसके बारे में रिचर्ड एब्राइट ज़्यादा जानते थे वो था इंसेक्ट्स का नॉलेज, यानी उन्हें कीड़े मकोड़ों का काफ़ी नॉलेज था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, जिन्हें वो पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्थार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्थार्ट को आइडियाज़ के लिए लिखा, यानी कुछ आइडिया वो दे एक्सपेरिमेंट के लिए, और एंड बैक केम अ स्टॉक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और बाद में और उसके बाद प्रयोग करने के लिए ढेर सारा स्टॉक, स्टॉक मतलब पील मतलब पाइल, यानी ढेर सारा, यानी ढेर सारे सजेशंस आए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल, और इससे अपने हाई स्कूल के दिनों में रिचर्ड एब्राइट बहुत बिजी रहे एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और ढेर सारे प्राइज पाए इन कंट्री, अपने देश में, एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी पाए। यानी वो बच्चा जो एक समय में कोई प्राइज नहीं प्राप्त किया था, वो कंट्री में एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल्स पे साइंस फेयर्स में पार्टिसिपेट किया और ढेर सारे प्राइजेस पाए फॉर हिज